तालिबान और पाकिस्तानी सेनाओं ने अफगान सीमा पर गोलीबारी की, जिसमें तालिबान का दावा है कि उनकी सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना की 3 चौकियों पर कब्जा किया। अफगानिस्तान का कहना है कि उसने रात भर की सीमा पर की गई कार्रवाई में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। ये अब तक पाकिस्तान के सामने पिछले 1 दशक में सबसे बड़ा आतंकवाद का खतरा बन गया है। तालिबान और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया। कुछ घंटों में तालिबान ने 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और करीब 25 अहम सीमा चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। तालिबान के अनुसार यह काबुल की राजधानी में पाकिस्तानी हवाई हमलों के खिलाफ बदला है। सीमा पर मामूली झड़प अब युद्ध में बदलने की धमकी दे रही है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इस पर करीबी नजर रख रही हैं, क्योंकि 2021 में अफगानिस्तान में हजारों अमेरिकी निर्मित बख्तरबंद वाहन, मशीन गन और गोला बारूद के भंडार पीछे छोड़ दिए गए थे और अब ये घातक संसाधन तालिबान के शस्त्रागार बन गए हैं, जबकि पाकिस्तान हाल ही में खरीदे गए चीनी निर्मित हथियारों से लड़ रहा है। एक अहम मुद्दा है सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता, जिसे दोनों देशों ने हाल ही में साइन किया। इस समझौते में दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का वादा किया, यानी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बाहरी खतरों से बचाने का वादा किया है, जैसे वह अभी जिन खतरों का सामना कर रहा है। इसका मतलब है कि इससे मध्य पूर्व में एक और युद्ध शुरू होने की संभावना है ना? हमास और इजराइल ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सब 11 अक्टूबर को शुरू हुआ था। तालिबान लड़ाकों ने ड्यूरंड रेखा के पार गोलियों की बौछार कर दी, जिससे हजारों पाकिस्तानी सैनिक अचानक हैरान रह गए। अप्रमाणित ऑडियो लीक के अनुसार कई सैनिक तुरंत पोस्ट छोड़ गए, कुछ को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला और वे मलबे में दब गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 1622 मील लंबी ड्यूरंड रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, पर अफगानिस्तान ने इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हर कुछ महीनों में लड़ाके सीमा पार कर गोलियां चलाते हैं और हालात शांत हो जाते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। आधी रात से पहले तालिबान लड़ाके पाकिस्तान के कम से कम 7 इलाकों में घुसे। यह सीमा दक्षिण के हलमंद प्रांत की पहाड़ियों से पूर्व के कुनार और नंगरहार की पर्वत श्रृंखलाओं तक फैली है। अब तक पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने समझौते को सक्रिय नहीं किया है और सऊदी अरब ने केवल सतर्क बयान जारी किए हैं, जिसमें शांति बनाए रखने, दोनों पक्षों से तनाव कम करने और संवाद को प्रोत्साहित करने की अपील की गई है। तुरंत बाद न तो तालिबान और न ही पाकिस्तान यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह पूरा संघर्ष वास्तव में कैसे शुरू हुआ, क्योंकि सच कहूं तो वे इस तरह से सालों से एक दूसरे के साथ उलझते आ रहे हैं। इस टकराव से 72 घंटे पहले काबुल में धमाकों ने शहर को हिला दिया था। गवाहों ने बताया कि अब्दुल हक चौक समेत कई जगहों पर अचानक और जबरदस्त पाकिस्तानी हवाई हमले हुए। अफगानिस्तान के अन्य प्रांतों जैसे खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में भी इसी तरह के हमले हुए। कुछ घंटों में ही तालिबान ने अफगान संप्रभुता के उल्लंघन पर पाकिस्तान को दोषी ठहराया। अफगान सूत्रों के मुताबिक ये हवाई हमले खासतौर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता नूर वाली मसूद पर किए गए थे। आमतौर पर पाकिस्तान तालिबान या टीटीपी के नाम से जाना जाने वाला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक चरमपंथी उग्रवादी समूह है, जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान में आधारित है, लेकिन पाकिस्तान में सीमा पार हमले सक्रिय रूप से करता है। 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने पर अफगान तालिबान को सत्ता मिली। पाकिस्तानी अधिकारियों को उम्मीद थी कि इससे उनकी पश्चिमी सीमा स्थिर होगी। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि अफगान तालिबान के धार्मिक संबंध साझा करने से पाकिस्तान को मदद मिल सकती है, क्योंकि वे टीटीपी लड़ाकों पर सख्ती कर सकते हैं। लेकिन इसके बजाय ठीक इसका उल्टा हुआ है। पाकिस्तानी तालिबान और ज्यादा मजबूत, साहसी और पहले से कहीं बड़ा खतरा बन गया। 2021 के बाद सैकड़ों टीटीपी लड़ाके जो पहले छुपे या निष्क्रिय थे, अचानक पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लौट आए। इनमें से कई आतंकवादी 2014 में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बाद करीब 1 दशक अफगानिस्तान में छुपे रहे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर पाया गया कि टीटीपी को अफगानिस्तान के वास्तविक शासकों से पर्याप्त लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल समर्थन मिला। यह सिर्फ एक कूटनीतिक तरीका है यह कहने का कि तालिबान सरकार टीटीपी को सक्षम बना रही है और सक्रिय रूप से उसकी मदद कर रही है। तो हाँ, तालिबान द्वारा पाकिस्तान पर हमला करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन गया। जबकि विडंबना यह है कि पाकिस्तान ने भी लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह दी थी।
विडंबना यह है कि पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेनिंग और समर्थन दिया, जो अब उसी के लिए सिरदर्द बन गया है। 2022 के अधिकांश समय में पाकिस्तान की सरकार पहले प्रधानमंत्री इमरान खान और बाद में शहबाज शरीफ के नेतृत्व में टीटीपी के साथ बेतहाशा बातचीत करने की कोशिश करती रही। अफगान तालिबान ने काबुल में मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। 2022 की शुरुआत में युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन वह केवल प्रतीकात्मक रहा और हमले जारी रहे। टीटीपी के अनुसार पाकिस्तान ने आतंकवादियों की रिहाई या आदिवासी क्षेत्रों से सेना हटाने जैसे अपने वादे नहीं निभाए हैं। पाकिस्तान ने टीटीपी पर युद्ध विराम का दुरुपयोग कर फिर से संगठित होने और सीमा क्षेत्रों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैन्य काफिलों, सुरक्षा चौकियों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर बाजारों, मस्जिदों व बस स्टॉप्स पर बम धमाके किए। इस बीच पाकिस्तानी बलों ने उन्हें रोकने के लिए आक्रामक अभियान शुरू किए। नवंबर 2022 में टीटीपी ने अचानक युद्ध विराम तोड़कर अपने आतंकियों से पूरे पाकिस्तान में हमले करने को कहा। कुछ दिनों बाद टीटीपी आत्मघाती हमलावर ने बलूचिस्तान में पुलिस पर हमला किया, जिसमें 4 अधिकारी मारे गए, 26 घायल हुए। अगले महीने टीटीपी बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में लखी मराद में घात लगाकर हमला किया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी मारे गए। नए साल से पहले एक आत्मघाती हमलावर ने पेशावर पुलिस मुख्यालय की मस्जिद में खुद को उड़ा लिया, जिससे करीब 100 लोग, ज्यादातर पुलिसकर्मी, मारे गए। यह पाकिस्तान में वर्षों में हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था और यह देश के सबसे अधिक सुरक्षित क्षेत्रों में से एक में हुआ था। यह दिखाता है कि आतंकवादी स्थानीय नेटवर्क में कितनी गहराई तक घुसे थे। इतने जटिल हमले बिना महत्वपूर्ण स्थानीय समर्थन के संभव ही नहीं होते। 2024 पाकिस्तान के लिए पिछले दशक के सबसे घातक वर्षों में रहा। पाकिस्तान ने 2024 में उग्रवादी हिंसा के चलते 2500 से अधिक हताहतों का सामना किया, जिसमें सैनिक, पुलिसकर्मी और आम नागरिक बम धमाकों, घात व आत्मघाती हमलों के शिकार बने। मुख्य रूप से ये घटनाएं अफगानिस्तान से सटी सीमा प्रांतों में केंद्रित थीं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी और तालिबान पर कई हवाई हमले किए। अप्रैल 2022 में तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण के 8 महीने बाद ही एक विवादास्पद हमला किया था। खुफिया सूचना पर पाकिस्तानी जेट ने पूर्वी अफगानिस्तान के कोस्ट और कुनार में सुबह बमबारी की, जहां टीटीपी के आतंकी छिपे थे। हवाई हमलों का लक्ष्य आतंकवादियों के ठिकाने थे, लेकिन वे गलत साबित हुए। बम धमाकों से कई सीमा गांवों में घर तबाह हुए, जिसमें 41 नागरिक, मुख्यतः महिलाएं और बच्चे, मारे गए। इन हमलों से अफगानों में गहरा आक्रोश फैला। तालिबान, जो अभी सत्ता में नया है और अंतर्राष्ट्रीय वैधता पाने के लिए उत्सुक है, उसने पाकिस्तान के हमलों की निंदा की और उन्हें अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन और निर्दोष अफगान नागरिकों के जीवन के प्रति उपेक्षा बताया। इस्लामाबाद ने कम पछतावा जताया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्रालय ने कड़ा बयान दिया, नागरिकों की मौत पर माफी नहीं मांगी, बल्कि तालिबान से टीटीपी और अन्य आतंकवादियों को अफगान क्षेत्र से पाकिस्तान पर हमले रोकने की मांग की। वहां हालात और खराब होते गए और अगले 1.5 साल तक हर महीने हिंसा बढ़ती गई। 2022 के अंत और 2023 तक अफगान क्षेत्र के अंदर पाकिस्तानी हवाई हमले लगातार आम होते गए, जबकि अफगान पक्ष ने गोलीबारी, घात लगाकर हमले और बम धमाकों के साथ जवाब दिया, जो सीमा पर लगभग रोजमर्रा की घटनाएं बन गईं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच नफरत की जड़ें हालिया हवाई हमलों से कहीं गहरी हैं। यह पूरी तरह समझने के लिए कि आज वे एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं, आपको 2001 तक वापस जाना होगा, जब 9/11 हमलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, अल-कायदा को खत्म करने और तालिबान शासन हटाने के लिए, जिसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। 1990 के दशक में पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक था, क्योंकि वह उसे रणनीतिक रूप से अहम मानता था, भले ही उसकी कट्टर विचारधारा से सहमत न हो। तालिबान के नियंत्रण वाला अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए अपने पड़ोसी पर महत्वपूर्ण प्रभाव का मतलब था, लेकिन 11 सितंबर ने यह सब बदल दिया। अचानक अमेरिका के जबरदस्त दबाव में पाकिस्तान को एक चुनाव करना पड़ा और उम्मीद के मुताबिक इस्लामाबाद ने रातों रात अपना पक्ष बदल लिया। पाकिस्तान ने तालिबान को छोड़ दिया, अपने क्षेत्र को नाटो आपूर्ति मार्गों के लिए खोल दिया, पाकिस्तानी जमीन पर आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी ड्रोन हमलों की अनुमति दी और अमेरिकियों को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई। लगभग रातों रात पाकिस्तान तालिबान का मुख्य सहयोगी होने से बदलकर उन्हें पकड़ने में सक्रिय रूप से मदद करने लगा। लेकिन इस पीठ में छुरा घोंपने के परिणाम भी हुए। तालिबान या अफगानिस्तान से नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के नागरिकों से।
पाकिस्तान के जनजातीय और रूढ़िवादी समुदायों ने सरकार का अमेरिका से सहयोग मुस्लिम भाइयों से विश्वासघात माना। जल्द ही अमेरिका विरोधी भावना और कट्टरपंथी विचार तेजी से फैले। उग्रवादी समूहों की संख्या भी बढ़ी जो सरकार के खिलाफ गुस्से का लाभ उठा रहे थे। नए उभरते समूहों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) सबसे खतरनाक बन गया। 2007 के अंत में बने TTP ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर अमेरिकियों का साथ देने और इस्लामी हितों से गद्दारी का आरोप लगाकर युद्ध की घोषणा की। शुरुआत में उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान के कबायली इलाकों में TTP ने तेजरी से हजारों लड़ाकों की भर्ती की और सरकार से नाराज युवाओं को आकर्षित किया। 2008 से 2014 तक पाकिस्तान ने अपने इतिहास के कुछ सबसे काले दिन देखे। TTP ने लगातार आतंकवादी अभियान चलाए और देश भर में स्कूलों, बाजारों, मस्जिदों और सैन्य ठिकानों पर योजनाबद्ध तरीके से हमले किए। सबसे काला दिन दिसंबर 2014 में आया जब TTP के लड़ाकों ने पेशावर के एक सेना द्वारा संचालित स्कूल पर हमला किया और 140 से अधिक छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर दी। इस घटना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन जर्ब-ए-अजब शुरू करने के लिए मजबूर किया, जो अफगान सीमा के पास TTP के ठिकानों को नष्ट करने का सैन्य अभियान था। इस अभियान ने स्थानीय उग्रवादी नेटवर्क को तोड़कर सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन कई TTP विद्रोही अफगानिस्तान भाग गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहाड़ी इलाकों में शरण ली, जहां अफगान तालिबान के सहानुभूति रखने वाले गुट उनकी मदद करते थे। अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल में सत्ता में आने पर सब बदल गया। तालिबान नेतृत्व 11 सितंबर के बाद पाकिस्तान की कार्रवाई नहीं भूला था। उन्होंने बदले में ड्यूरंड रेखा नामक पुराने क्षेत्रीय विवाद की ओर रुख किया, जो 19वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई उपनिवेशकालीन सीमा है। अफगानिस्तान ने, जिसमें तालिबान भी है, इस सीमा को कभी आधिकारिक रूप से नहीं माना। दशकों तक यह सीमा विवाद कुछ हद तक शांत पड़ा रहा, क्योंकि अन्य क्षेत्रीय संघर्षों ने इसे दबा दिया था। तालिबान को पाकिस्तान से दुश्मनी बढ़ाने का बहाना चाहिए था, जो ड्यूरंड रेखा ने उन्हें दे दिया। हालात और भी खराब तब हो गए जब 2010 के दशक के मध्य में पाकिस्तान ने सीमा के पूरे हिस्से पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया ताकि आवाजाही को सीमित किया जा सके, जिससे पुराने जख्म बहुत ही सार्वजनिक और दर्दनाक तरीके से फिर से हरे हो गए। तालिबान के लिए यह बाढ़ एक अपमान और शारीरिक घाव थी, जो अवैध रूप से पश्तून जनजातीय इलाकों को बांट रही थी। 2021 में सत्ता वापस हासिल करने के तुरंत बाद ही तालिबान लड़ाकों ने बाड़ लगाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों का सामना करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाड़ तोड़ी और कांटेदार तार जब्त कर पाकिस्तान की सत्ता को खुली चुनौती दी। कई बार तनाव इतना बढ़ा कि सीधा टकराव और तोप मोर्टार गोलाबारी हुई। पाकिस्तान की सेना के लिए ड्यूरंड रेखा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान्यता के बावजूद तालिबान की अवज्ञा बड़ा सुरक्षा खतरा बन गई। अब 2025 में आते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही इसी ड्यूरंड रेखा पर हजारों की संख्या में सैनिक तैनात कर रहे हैं या अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बार बार तालिबान की निंदा की है और उन्हें चेतावनी दी है। तालिबान जानता है कि पाकिस्तान में असली ताकत नेताओं के पास नहीं होती, असल ताकत सेना के पास होती है। जून 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक असाधारण कदम उठाया, जिससे पाकिस्तानी सेना का दबदबा दिखा। ट्रंप ने जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में पहली बार अकेले निजी बैठक के लिए बुलाया। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बिना पाकिस्तानी नेता की मौजूदगी के पहली बार मुलाकात की। यह कूटनीति में शायद ही कभी सुना गया है। आर्थिक नीति, व्यापार समझौते या तालिबान जैसे खतरों से निपटने की जिम्मेदारी अंततः पाकिस्तानी सेना की ही होती है। पाकिस्तान की सेना TTP से भारी नुकसान झेलने के बाद अब खुद मामलों को संभालने की जरूरत ज्यादा महसूस कर रही है। इसी कारण 9 अक्टूबर रात 9:50 बजे पाकिस्तान ने काबुल में एक लक्षित हवाई हमला किया, जो सीधे नूर वली मसूद TTP के कुख्यात नेता को निशाना बनाकर किया गया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को लगा कि काबुल में वाहन से यात्रा करते वक्त मसूद को मारने का उनके पास दुर्लभ मौका था। आगे क्या हुआ, इसकी जानकारी अभी भी स्पष्ट नहीं है। अफगान सूत्रों और स्थानीय पत्रकारों के अनुसार हमला सटीक और घातक था, जिसमें मसूद और अन्य वरिष्ठ TTP कमांडर संभवतः मारे गए। हालांकि TTP ने तुरंत मसूद की मौत से इनकार कर दिया और यह साबित करने के लिए एक ऑडियो संदेश जारी किया कि वह जिंदा है। कुछ घंटों में तालिबान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान पर हवाई हमले का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई की नींव रखी। यही हमने देखा। 11 अक्टूबर का हमला उनकी जवाबी कार्रवाई थी। तालिबान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के नेतृत्व में
जिन्होंने पहले सीमा पर बाढ़ रुकवाई थी, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ताकत की भाषा में संदेश भेजने का फैसला किया। 11 तारीख की रात तालिबान ने 7 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर गोलीबारी की। शुरुआत में पाकिस्तानी अधिकारियों ने नुकसान छिपाया, लेकिन तालिबान से जुड़े सूत्रों के दर्जनों पाकिस्तानी हताहतों का दावा करने पर इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी कहानी नियंत्रित करने के लिए। तालिबान ने भी अपने हताहतों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि जो बात साफ है वह यह है कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, जो मुख्य रूप से तालिबान के अचानक हमले की वजह से था। असल में अपनी सख्त बातों के बावजूद अफगान तालिबान के पास पाकिस्तान की मजबूत सेना से लगातार पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि तालिबान पर ज्यादा दबाव सहयोग खत्म कर उसकी पश्चिमी सीमा अस्थिर कर सकता है। मूल रूप से यह संघर्ष तालिबान द्वारा टीटीपी आतंकवादियों को शरण देना, पाकिस्तान के सीमा पार हवाई हमले और ड्यूरंड रेखा पर ऐतिहासिक विवाद अब भी अनसुलझा और बेहद विस्फोटक बना हुआ है। इसका मतलब है कि तनाव में कमी सिर्फ अस्थायी विराम है, असली शांति नहीं। क्या यह संघर्ष जल्द ही एक पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा? यह अनिश्चित है, लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि चाहे आगे कुछ भी हो, चीन को नुकसान ही होगा। पाकिस्तान दशकों से चीन का मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी रहा है। दोनों रणनीतिक साझेदारी, राजनयिक समर्थन और अरबों डॉलर के निवेश से गहराई से जुड़े हैं। लेकिन चीन के लिए तालिबान भी एक संभावित भविष्य का सहयोगी है। अफगानिस्तान में लिथियम, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे कीमती खनिजों का बड़ा भंडार है। इन्हीं सामग्री की चीन को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और उन्नत तकनीक बनाने व वैश्विक निर्यात के लिए जरूरत है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने उनके साथ अपने संबंध वित्तीय, निवेश और राजनयिक रूप से मजबूत किए हैं। इसके बदले चीन सुरक्षा गारंटी और अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक आसान पहुंच चाहता है। चीनी कंपनियां सरकार के समर्थन से अफगानिस्तान में संसाधनों पर नियंत्रण के लिए व्यावसायिक संचालन तलाश रही हैं। यह चीन के आर्थिक भविष्य और अमेरिका से तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए अहम है, जिससे वह दो असहज दोस्तियों के बीच फंसता है। अगर बीजिंग खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लेता है तो वह तालिबान के साथ अपने बढ़ते संबंधों को खतरे में डाल सकता है और अफगानिस्तान के बहुमूल्य संसाधनों तक अपनी पहुंच खो सकता है। अगर चीन खुलेआम तालिबान का समर्थन करता है तो वह अपने भरोसेमंद सहयोगी पाकिस्तान से विश्वासघात करेगा, जहां उसने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। चीन के लिए यह एक क्लासिक हार-हार की स्थिति है और वे इसे अच्छी तरह जानते हैं।